वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रैक्टिस विद्यापीठ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द दिल्ली सल्तनत। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक चला था। 1526 में फिर मुगल डायनेस्टी आ गई, मुगलों का शासन शुरू हो गया था। तो इसमें हम क्रम वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोधी डायनेस्टी तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो शुरुआत होती है 1206 से दिल्ली सल्तनत की। एक्चुअली इसका नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ा? दिल्ली सल्तनत इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो दिल्ली के सुल्तान थे, जो दिल्ली के मतलब राजा हुए, वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। मतलब उन्होंने टाइटल जो ली वो सुल्तान की टाइटल ली और इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती कैसे है? 1192 में तुर्किश रूलर इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया इन 1192। तुर्किश रूलर ने इंडिया में अपने साम्राज्य की स्थापना की 1192 में। एक्चुअली मोहम्मद गोरी जो कि अफगानिस्तान का था और ही वाज ए रूलर ऑफ घोर प्रोविंस। एक घोर जो है वहाँ पर एक प्रोविंस था, एक राज्य था छोटा सा, उसका वो रूलर था। ही अटैक्ड इंडिया ट्वाइस। वो इंडिया पर 2 बार आक्रमण किया, एक तो 1191 में और दूसरा 1192 में। तो 1192 में जो युद्ध हुआ विद पृथ्वीराज चौहान, द किंग ऑफ अजमेर। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उसकी लड़ाई हुई उसमें मोहम्मद गोरी हार गया, वापस लौट गया। लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर इंडिया पर आक्रमण किया और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। मोहम्मद गोरी जो था, उसका जो ओरिजिनल नाम था वो उसका नाम था सिहाबुद्दीन। जो उसका ओरिजिनल नाम था वो था सिहाबुद्दीन और बाद में उसने म्यूजिद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से उसने शासन किया था। तो बचपन का नाम उसका सिहाबुद्दीन था, लेकिन बाद में उसने म्यूजिद्दीन मोहम्मद गोरी नाम से उसने भारत पर अटैक किया। तो उस समय उसका नाम था म्यूजिद्दीन मोहम्मद गोरी। तो 2 लड़ाइयाँ हुई, एक 1191 में जिसे कि विच इज नोन एज ए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध माना जाता है और 1192 में जो दूसरी लड़ाई हुई उसे तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है, विच वाज हेल्ड बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। तो ये दोनों के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और यहीं से भारत में तुर्किश रूलर की शुरुआत होती है। तुर्किश रूलर्स के मतलब तुर्कों का शासन। एक्चुअली जो ये मोहम्मद गोरी था ये तुर्क था एंड दे वेर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। और ये जो शासक थे, जो यहाँ पर शासन किए जो लोग आए, वो इस्लाम के फॉलोअर थे। तो इससे जो तुर्किश रूलर की जो स्थापना होती है, तुर्किश साम्राज्य की जो स्थापना होती है, वो 92 से शुरू होती है, जो कि बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हार गया था। तुर्क जो थे वो इस्लाम के फॉलोअर थे, ये लोग इस्लाम को मानने वाले थे। मोहम्मद गोरी जीतने के बाद फिर यहाँ पर उसने अपने कई गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए थे एंड देन ही रिटर्न बैक टू अफगानिस्तान। और फिर यहाँ से वो अफगानिस्तान रिटर्न हो गया था, यहाँ से लौट गया था वो अफगानिस्तान। यहाँ वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। उसने जो अपने गवर्नर नियुक्त किए थे उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफ मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र, सबसे बड़ा विश्वास पात्र वो मोहम्मद गोरी का था। मोहम्मद गोरी उस पर बहुत विश्वास करता था। मोहम्मद गोरी के पास कोई संतान नहीं थी, उसके पास कोई अपना बच्चा नहीं था, इसलिए वह गुलामों को अपने बच्चे की तरह पालता था। गुलामों को वह अपने बच्चे की तरह से पालन पोषण करता था, उसी तरह से उन्हें शिक्षा देता था, उसी तरह से उसने अपने बच्चे की तरह से उसे उन लोगों को ट्रेंड भी किया था, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाया था, वार की ट्रेनिंग। इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर था और बहुत ही योग्य एडमिनिस्ट्रेटर था और बहुत अच्छा वॉरियर भी था। ही वाज आल्सो ए गुड जनरल। वो एक अच्छा जनरल भी था, सेनापति भी था। 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई। इन 1206 मोहम्मद गोरी डाइट
मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई। और चूँकि उसके पास कोई अपनी संतान नहीं थी, अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद यहाँ पे जो गवर्नर थे उन लोगों ने दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू इंडिपेंडेंट, उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। दे डिक्लेयर इंडिपेंडेंट टू देमसेल्व्स, उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, हु वाज द गवर्नर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का गवर्नर था, उसने दिल्ली में एक स्वतंत्र शासन की, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। और इसके बाद जो भी शासक आए 1206 से लेकर के 1287 तक जो भी शासक आए वो सब किसी न किसी के गुलाम थे या गुलामों के बच्चे थे। एक्चुअली मेडिवल पीरियड में गुलामों की प्रथा थी। गुलाम जो है, गुलामों की मार्केट लगती थी, स्लेव्स की मार्केट लगती थी, उसमें लोग स्लेव्स जो है बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। जो बहुत गरीब लोग होते थे, जिनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, रहने की भी व्यवस्था नहीं थी, वो लोग अपने आप को उस मार्केट में आते थे, अपने आप को बेचते थे। तो मेडिवल टाइम में ये प्रथा जो है बहुत प्रचलित थी। तो उसी में से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको भी मोहम्मद गोरी ने खरीदा था स्लेव मार्केट से। और कुतुबुद्दीन ऐबक पहले से ही बहुत तेज आदमी था, इसलिए मोहम्मद गोरी उसको बहुत मानता भी था। उसे सैनिक शिक्षा भी दी, उसे लड़ाई की शिक्षा दी गई, उसे पढ़ाया लिखाया भी गया। तो इस तरह से उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ट्रेन कर दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सबसे विश्वास पात्र आदमी भी था। तो उसकी डेथ के बाद जब उसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, तो यहीं से 1206 से भारत में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, मतलब गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसे कि स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 1287 तक गुलाम वंश के शासकों का ही शासन रहा। या तो वो गुलाम थे या वो गुलामों के लड़के थे, उनके संतान थे। ये ममलूक सुल्तान के नाम से भी जाने जाते हैं। ममलूक का मतलब भी होता है स्लेव, जो कि अरबी भाषा का वर्ड है, और ममलूक का मतलब होता है गुलाम, या इसे गुलाम सुल्तानों के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि पहले बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1200 तक उसने शासन किया। 1210 में उसकी डेथ हो गई थी। उससे यहाँ पर सुल्तान की उपाधि ली। वह सुल्तान की उपाधि लेकर उसी नाम से शासन करता था, और इसीलिए दिल्ली सल्तनत नाम भी पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो किंग थे वो अपने आप को सुल्तान की उपाधि लिए थे, अपने आप को सुल्तान कहते थे। राज्य की एक स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को जीता। ही कॉन्क्वर्ड अजमेर, दिल्ली, मेरठ, झांसी, ये इसने 4 राज्यों को जीता। और इसने ही एक्सपेंडेड इन हिज एम्पायर, उसने अपने एम्पायर में, उसने अपने साम्राज्य में वृद्धि की थी। तो इसने 4 क्षेत्रों को जीता था, अजमेर को, दिल्ली को, मेरठ को और झांसी को। उसे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दयालु किस्म का आदमी था और बहुत दानी आदमी था। ही वॉज ए ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, वह परोपकारी आदमी था, दूसरों का परोपकार करने वाला था, और इसीलिए उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, तो इसीलिए उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वह बहुत दानी प्रकृति का था। उसे बहुत समय यहाँ नहीं मिला, क्योंकि 1210 में उसकी डेथ हो गई थी। तो लेकिन उसने 2 मस्जिदें बनवाई इंडिया में। एक कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है, बिल्ट 2 मॉस्क्यूज। एक कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है जो कि दिल्ली में है, और दूसरा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। तो इसने 2 मस्जिदें यहाँ पर बनवाई थी। इसके अलावा वह एक बहुत ऊंची मीनार बनवाना चाहता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट भी कर दिया था, उसने उसकी शुरुआत भी की थी, लेकिन ही कुड नॉट कंप्लीट, लेकिन वह जो है इसे कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि 1210 में ही उसकी डेथ हो गई और उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत समय नहीं मिला कि वह शासन कर सके, क्योंकि 1206 में जब वह पोलो खेल रहा था। पोलो एक तरह का खेल होता है जो कि जैसे कि गोल्फ होता है, गोल्फ की तरह का पोलो भी खेल होता है, जिसे कि घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो उसे पोलो कहा जाता है। और एक मतलब बताया जाता है, माना जाता है कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर पड़ा और उसकी डेथ हो गई। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सियाँ भी हैं, आई डू नॉट वांट टू डिस्कस इट हेयर,
कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पोलो खेलते समय नहीं, उससे कुछ अन्य कारण भी बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ ये आपके सिलेबस में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था वो 1206 से लेकर के 1210 तक चलता है। इसके बाद फिर इल्तुतमिश का टाइम शुरू होता है। इसके बाद फिर उसका जो स्लेब, जो उसका अगला स्लेब था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम इल्तुतमिश था, अब इसके बाद इल्तुतमिश का शासन शुरू होता है। इल्तुतमिश का जो रूलिंग पीरियड है वो 1211 से लेकर के 1236 तक है। एक्चुअली जैसा कि पहले आपको बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होगी 1210 में, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। और उसके बाद इल्तुतमिश ये भी गुलाम ही था, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इसके बाद उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज स्लेब, वह स्लेब था, तो स्लेबों के पास अपनी कोई पर्सनल राइट नहीं होती थी, उनके कोई अधिकार नहीं होते थे, उन्हें शादी करने की इजाज़त नहीं थी, और वो सब अपनी जो उनके मालिक हैं, अपने उनके जो मास्टर हैं, उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भी शादी नहीं किया था, इसलिए उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जिस तरह से देयर वाज नो सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक लाइकली ऑफ द मोहम्मद गोरी, जिस तरह से मोहम्मद गोरी का कोई बच्चा नहीं था, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और उसकी डेथ के बाद सब जो गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई बच्चा नहीं था, अपना कोई बेटा नहीं था, इससे इल्तुतमिश ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। एक्चुअली होता ये था, खासकर जो दिल्ली के सुल्तान थे या उसके पहले भी, जो प्रभावशाली आदमी होता था, जो पावरफुल आदमी होता था, वही शासक बन बैठता था। लोगों को या तो किनारे कर दिया जाता था या मार दिया जाता था। तो इसी तरह से इल्तुतमिश ने भी अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और यहाँ का वह शासक बन बैठा। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पहली जो उसके पास प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम थी कि जो नोबल्स थे, नोबल वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वेर अपॉइंटेड ऑन द हायर पोस्ट। नोबल्स जो थे वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन थे, ये कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो कि काफ़ी बड़े पदों पर जिन्हें अपॉइंट किया जाता था। इनमें से भी ज़्यादातर लोग स्लेव ही थे, या तो स्लेव थे या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन्हें काफ़ी बड़े पदों पर अपॉइंट किया जाता था। तो ये लोग बड़े पावरफुल होते थे और ये शासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर इनका काफ़ी प्रभाव भी होता था, इनका कंट्रोल भी होता था। तो जो नया जो शासक होता था उसको एक काम यही करना होता था, यह भी देखना होता था कि नोबल्स जो उनके कंट्रोल से बाहर न जाए, क्योंकि नोबल्स जो है वो सत्ता को हथियाने के फिराक में रहते थे, वो इसकी अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहते या अपने मन के किसी व्यक्ति को अपना सुल्तान बनवाना चाहते थे जिसके ऊपर कि वो कंट्रोल कर सकें। तो जब इल्तुतमिश ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, शासक डिक्लेयर कर दिया, सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, तो पहले जो उसका की ज़रूरत थी वह थी कि नोबल्स को संतुष्ट करना, उन्हें अपनी तरफ लाना, क्योंकि नोबल्स जो होते थे वो कॉन्स्पिरेसी हैच करते रहते थे, वो षड्यंत्र रचते रहते थे, इसलिए कि जिससे कि सुल्तान को अपने कंट्रोल में रख सकें, जो वो कहे सुल्तान उसको करे। तो पहला तो उसने नोबल्स को जो है कंट्रोल किया। नोबल्स को उसको दो तरीके से कंट्रोल किया। एक तो ये किया कि उसने जो उसमें ऐसे नोबल्स थे, ऐसे जिन्हें कि हिंदी में अमीर कहा जाता है, ऐसे अमीरों को कि जो ज़्यादा प्रभावशाली थे, ज़्यादा पावरफुल थे, उनको उसने जागीरें दे दी। जागीर मतलब कि ज़मीन दे दिया उसने। तो उसने ज़मीनें दे करके उनको संतुष्ट कर दिया, कुछ लोगों को दबा दिया गया। और इसके बाद उसने 40 सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे ग्रुप ऑफ 40 के नाम से जाना जाता है, या उसे चिहलगानी भी कहा जाता है। उसने एक 40 सरदारों का गुट भी बनाया कि टू कंटेन द अदर नोबल्स, जो अदर नोबल्स थे, जो अन्य अमीर थे, उनको कंटेन करके नहीं, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो पहले का उसका काम ये था कि उसने तुर्किश नोबल्स जो थे उनको उसने पहले कंट्रोल किया, उसने अपने बस में किया। उसके लिए एक और बड़ी समस्या थी, वो थे राजपूत रूलर्स। जो राजपूत शासक थे वो भी इन लोगों को हटाना चाहते थे, क्योंकि ये विदेशी थे, विदेश से आए हुए थे, अफगान के थे, और दिल्ली पर ये शासन करना शुरू कर दिए थे, इंडिया में शासन कर रहे थे। तो जो राजपूत रूलर्स थे वो भी इन्हें भगाना चाहते थे, इंडिया से भगाना चाहते थे। तो दूसरी समस्या इल्तुतमिश के लिए ये थी कि जो राजपूत रूलर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कुछ राजपूत रूलर्स को इसने डिप्लोमेसी के द्वारा जो है कंटेन कर लिया, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, और वो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए।
और लेकिन कुछ राजपूत रूलर्स जो थे उनसे उसको लड़ाई करनी पड़ी। जैसे कि जो राजपूत रूलर्स थे उज्जैन और रणथंभौर और उज्जैन के जो राजपूत शासक थे उनको उसने हरा दिया और इन क्षेत्रों को उसने अपने अधीन कर लिया था। तो इस तरह से उसने राजपूत रूलरों से काफ़ी डिप्लोमेसी के थ्रू कॉन्फिडेंस जीत लिया था, विश्वास जीत लिया था, और साथ उसने भरोसा दिलाया कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार वह राजपूत शासकों के क्षेत्र में नहीं करेगा। मतलब यह कि राजपूत शासकों को उससे कोई भय नहीं होना चाहिए। दे डू नॉट बी फेयरफुल अबाउट द इल्तुतमिश। तो इस तरह से राजपूत शासक जो थे वो मान गए थे। तो एक समस्या वो खत्म हो गई। इल्तुतमिश को काफ़ी समय भी मिला, 1212 से लेकर के 1236 तक इसका शासन था, इसको समय मिला। और ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द क्वाइंस विथ अरबिक इंस्ट्रक्शन। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको तो समय नहीं मिला, जबकि केवल 4 साल उसका रूलिंग पीरियड था, उसमें वह अपने आप को व्यवस्थित करने में, अपने साम्राज्य को स्टेबल करने में ही लगा रहा। इल्तुतमिश को थोड़ा सा टाइम मिला, तो उससे यह पहला तुर्किश रूलर था, या ये भी कह सकते हैं कि पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने कि इंडिया में क्वाइंस अरबिक इंस्ट्रक्शन में, अरबी भाषा में लिखे हुए क्वाइंस इतने चलाए। क्वाइंस मतलब मुद्रा चलाई, एक्सचेंज ऑफ करेंसी जिसे कहा जाता है, एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑफ एक्सचेंज। तो इसने वो मुद्रा चलाई, वो क्वाइंस चलाई जिसको कि अरबिक इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। तो मतलब ये कि दिल्ली सुल्तान में इल्तुतमिश था जिसने कि अरबिक इंस्क्रिप्शन में क्वाइंस चलाने की शुरुआत की। इसके अलावा उसके काम थे, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्टिंग की थी, लेकिन मीन वाइल ही डाइड, वो बीच में उसकी डेथ हो गई, तो इसलिए कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो मतलब इसी के देख रेख में कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट किया गया। इसके अलावा इसकी एक समस्या और थी कि मंगोल जो थे, जो मंगोलिया के रहने वाले थे, उन्हें मंगोल कहा जाता था। दे वर आल्सो द फॉलोअर ऑफ इस्लाम, वो भी इस्लाम के फॉलोअर थे, लेकिन ये बड़े तेज थे, बड़े फुर्तीले थे। और दे वर आल्सो ए गुड वॉरियर, वो एक बहुत अच्छे योद्धा भी थे। वो भी भारत पे शासन करने का सपना देते थे और बार बार वो भारत पर अटैक भी करते थे। तो इसके समय में भी मंगोलों ने अटैक किया, लेकिन जो है वो सफल नहीं हुए। मंगोलों को चेक करने में, मतलब उन्हें रोके रखने में वो सफल हो गया। मंगोल आक्रमण नहीं कर पाए और वो डिफीट कर दिए गए, उन्हें हरा दिया गया और फिर वो वापस चले गए। इसको बताया चुका कि वो उज्जैन और रणथंभौर के राजपूत शासकों को उसने हराया और उस पर शासन किया। इसके अलावा ही ऑक्युपाइड लाहौर एंड मुल्तान, उसने लाहौर और मुल्तान पर भी शासन किया। वहाँ का जो शासक था जिसका नाम था कुबाचा उसका नाम था, कुबाचा को इसने हरा दिया था, जो कि मुल्तान का शासक था। और हरा करके उसने लाहौर को और मुल्तान को, इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। मतलब कि अब उसका शासन मुल्तान में और लाहौर में भी चलने लगा था। उसने ग्रुप ऑफ 40 ऑर्गेनाइज किया था। वही जो मैंने पहले बताया है कि 40 सरदारों का जब ग्रुप था, उसने ग्रुप बनाया था। वो ग्रुप इसीलिए बनाया था कि जिससे कि वह अन्य नोबल्स को कंट्रोल कर सके। और जो ग्रुप ऑफ 40 था, जिससे कि चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है इल्तुतमिश के प्रति पूरी तरह से लॉयल रहे, पूरी तरह से फेथफुल रहे। इल्तुतमिश तो गुलाम था, लेकिन वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसलिए वो बाद में उसने शादी भी की, उसके बच्चे भी थे। तो लेकिन उसकी जो बेटी थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था, वह सबसे ज़्यादा तेज थी। इल्तुतमिश से जानता था कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो सन हैं, जो उसके बेटे हैं, वो लायक नहीं हैं। दे आर नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, वो अच्छे वॉरियर नहीं हैं। इसलिए जब मरते समय उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसने यह डिक्लेयर कर दिया था कि उसकी डेथ के बाद रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की शासका बनेगी, दिल्ली सल्तनत की शासका बनेगी। तो इसके बाद फिर रजिया सुल्तान का शासन शुरू होता है। तो रजिया सुल्तान हालांकि तुरंत वह शासन नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद उसका भाई गद्दी पर बैठा और फिर रजिया सुल्तान बैठी। तो इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। तो रजिया सुल्तान का जो रूलिंग पीरियड था ये 1236 से लेकर के 40 था।
इल्तुतमिश ने तो अपनी बेटी को रजिया सुल्ताना को उसने अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर तो डिक्लेयर कर दिया था, बट नोबल्स वेर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज डिसीजन। लेकिन जो नोबल्स थे वो उसके इन विचारों से जो है वो दुखी थे और उस विचारों से एग्री नहीं करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासन करे, उन्हें एक महिला के अंडर में काम करना पसंद नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दे रिपोर्टेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ इल्तुतमिश। हालांकि जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा तब तक वो उसके प्रति लॉयल रहे, लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद इन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, इन लोगों ने कंस्पिरेसी हैच करना शुरू कर दिया था। तो नोबल्स जो थे, जब उसके डिसीजन से वो लोग सहमत नहीं थे, तो इन ग्रुप ने, चिहलगानी ग्रुप ने, इसे चिहलगानी ग्रुप के नाम से भी, चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, इन लोगों ने रजिया सुल्तान को जो है शासन नहीं करने दिया, उसे गद्दी पर नहीं बैठने दिया। इन लोगों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन, जिसका नाम था रुकनुद्दीन, वाज मेड सुल्तान बाय नोबल्स। रुकनुद्दीन को इन नोबल्स ने, इन अमीरों ने सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और उसे सुल्तान बना भी दिया गया। लेकिन रजिया सुल्ताना चूँकि उत्तराधिकारी थी, रजिया सुल्ताना अपने अन्य भाइयों से, जो उसके और भाई थे, उनसे वो काफ़ी तेज थी। वो बड़ी अच्छी वॉरियर थी, बहुत अच्छी योद्धा भी थी, बहुत तेज थी, गुड एडमिनिस्ट्रेटर थी, आल्सो बेनिवोलेंट एंड आल्सो बेनिवोलेंट टू हिज सब्जेक्ट। वह अपने प्रजा के प्रति भी काफ़ी वो रखती थी, मतलब लगाव रखती थी। धीरे धीरे करके रजिया ने अपना एक गुट बनाना शुरू किया और रजिया ने जो है रुकनुद्दीन को हटा दिया। रुकनुद्दीन एबल शासक नहीं था, वो बहुत वीक शासक था। वीक मतलब फिजिकली वीक नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वो वीक था। वो हमेशा नाच गाना में, मनोरंजन में वो लगा रहता था, इसलिए उसकी शासन प्रस्ताव पे पकड़ नहीं थी। इसने अपने कुछ सरदारों को अपनी तरफ कर लिया, रजिया ने कुछ नोबल्स को उसने अपनी तरफ कर लिया और उसने अपने भाई रुकनुद्दीन को हटा दिया और वह दिल्ली की शासिका बन बैठी। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला थी, वो पहली मुस्लिम महिला थी। पहली क्या, पहली और अंतिम। उसके बाद कोई महिला मुस्लिम शासिका जो है इंडिया में हुई भी नहीं। तो केवल वह एक महिला शासक थी, मुस्लिम महिला थी, जो कि भारत पर शासन की थी। तो रजिया सुल्ताना जो है वो 1236 में वो दिल्ली की सुल्तान बन गई। लेकिन ये अभी अनमैरिड थी, इसकी भी शादी नहीं हुई थी। इसने अपने एक गुलाम को, ये गुलाम था जिसका नाम था याकूत को उसने काफ़ी प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया था और याकूत इसके काफ़ी नज़दीक भी हो गया था। उसने याकूत का प्रमोशन किया, उसे हायर पोस्ट पर भी उसने अपॉइंट भी कर दिया था। याकूत की मतलब बहुत कंट्रोल भी हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वह नोबल्स जो थे उनको पसंद नहीं आती थी। एक तो वो पसंद नहीं था कि रजिया एक महिला थी, वह किसी महिला का शासन नहीं पसंद करते थे। सुल्तान जो नोबल्स थे वो चाहते थे कि बुर्का पहन के बैठे, औरतों की तरह से बैठे, लेकिन वो इस तरह से नहीं बैठती थी। वो खुलेआम जो है दरबार में बैठती थी, शासन करती थी। नोबल्स इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्हें याकूत एक बहाना मिल गया, याकूत को उसने ज़रूरत से ज़्यादा फेवर करना शुरू कर दिया और उसके काफ़ी नज़दीकी संबंध भी हो गए। ये बातें नोबल्स को अच्छी नहीं लगी और उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, एक कंस्पिरेसी उन लोगों ने हैच की कि रजिया सुल्ताना को हटाने के लिए। उसने याकूत नाम का एक सरदार था, जो कि याकूत नाम का एक सरदार था, अल्तुनिया जो था, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो कि बंगाल का गवर्नर भी था। ये बंगाल का गवर्नर था। इसी के नेतृत्व में नोबल्स ने रिवोल्ट कर दिया, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। रजिया सुल्ताना को पकड़ लिया गया और रजिया सुल्ताना और याकूत दोनों को कैप्चर कर लिया गया, कैद कर लिया गया। याकूत को तो मार दिया गया, उसे याकूत वाज किल्ड, उसे मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन रजिया सुल्ताना बच गई। रजिया सुल्ताना ने बच इसलिए गई कि उसने एक डिप्लोमेसी खेली। उसने अल्तुनिया को शासक मान ली, वो अल्तुनिया को शासक मान ली और उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। अल्तुनिया से शादी करने के नाते वो सुरक्षित हो गई। लेकिन उसका भी शासन बहुत दिन तक नहीं चल पाया। इसलिए नहीं चल पाया कि नोबल्स जो है अब भी उससे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि अल्तुनिया
जो है शासक बन गया, जबकि वो अल्तुनिया को शासक बनाना नहीं चाहते थे, वो उसे सुल्तान बनाना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन को सुल्तान बनाना चाहते थे, लेकिन अल्तुनिया ने कब्जा कर लिया। इससे वो खुश नहीं हुए और इन लोगों ने, जो नोबल थे, जो अमीरों का ग्रुप, जो जिसे ना कि चहलगानी के नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने फिर से षड्यंत्र रचना शुरू किया और नसरुद्दीन के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया दोनों को पकड़ लिया गया, दोनों को कैप्चर कर लिया गया। दोनों को कैप्चर करके इनकी हत्या कर दी गई और नसरुद्दीन को शासक बना दिया गया। नसरुद्दीन भी बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सका। वो बहुत वीक रूलर था, हमेशा आमोद प्रमोद में लगा रहता, हमेशा मनोरंजन में लगा रहता था, और जो वास्तव में जो शासन की जो सत्ता थी, उस सत्ता जो है वह गियासुद्दीन बलबन के हाथों में थी। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था। गियासुद्दीन बलबन जो था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था, ये इल्तुतमिश का एक स्लेव था, और ये नसरुद्दीन के एक तरह से संरक्षक रूप में था। तो ये सारी जो शासन सत्ता होती थी वो गियासुद्दीन बलबन के हाथों में ही थी। 1246 में नसरुद्दीन की डेथ हो गई और इसके बाद गियासुद्दीन बलबन ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि कोई ट्रेडिशन नहीं था, कोई इस तरह का ट्रेडिशन नहीं था कि शासक जो है उसका बेटा अगला शासक बनेगा। उसमें जो पावरफुल आदमी होता था वही शासक बन जाता था। तो गियासुद्दीन बलबन ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और शासन करना शुरू कर दिया। जो कुछ विरोध भी हुआ, उस विरोध को उसने दबा दिया, अपोजिशंस को उसने दबा दिया। वो एक तरह से नसरुद्दीन का गार्जियन था। ही वॉज स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश का स्लेव था। बिलीव्ड इन रूलिंग बाई पावर, वो पावर पे मतलब कि वह शक्ति के बल पर शासन करने में विश्वास करता था। वो विश्वास करता था कि जिसके पास पावर होगा, जिसके पास ताकत होगी, वही शासन कर सकता है। ही आल्सो बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन के पॉलिसी का मतलब भी होता है कि एकदम मतलब ऑटोक्रेट की तरह से शासन करना, तलवार के बल पर शासन करना, कि जो भी विरोध करता है उस विरोध को दबा दिया जाए, या उसको मार दिया जाए, या उसे हटा दिया जाए। तो वो जो है रूलिंग बाई पावर में विश्वास करता था। ब्लड एंड आयरन के पास में वह पावर के बल पर, वह शक्ति के बल पर शासन करने में विश्वास करता था। उसने एक काम यह किया कि जो 40 सरदारों का जो गुट था वो बार बार इंटरफेरेंस करते थे। तो पहले तो उसने इन नोबल्स को उसने दबाया, उसने उन्हें क्रश कर दिया और नोबलों को इस स्थिति में ला दिया उसने कि वो उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं रह गए। तो पहले तो जो नोबल्स थे, जो अमीर थे, उन अमीरों को इसने दबा दिया और उनके ग्रुप को भी उसने तोड़ दिया। अब उनको कोई जो है इंटरफेरेंस का मौका नहीं मिला। तो उसने नोबल्स को भी कंटेन कर दिया। प्रोटेक्टेड किंगडम फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोल्स, उस मंगोल बार बार अटैक करते थे क्योंकि भारत पर शासन करने का सपना देखते थे। फिर इसके समय मंगोलों ने अटैक किया, लेकिन मंगोलों को डिफीट कर दिया गया और वो भारत से फिर वापस चले गए, हार करके वापस चले गए। क्योंकि वो पावर में विश्वास करता था, इससे वह अपने आप को कहता था कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। वो कहता था कि जो सुल्तान है वो एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो ईश्वर के बराबर है। ये चीज़ें जो है, जो मुल्ला मौलवी थे, जो नोबल थे, उनको पसंद नहीं आई थी और वह इसलिए ऐसा करना चाहता था कि जिससे को लोगों को के मन में उसके प्रति भय हो, उसके प्रति इज्जत हो। तो इसलिए वह इन सब तरह के काम करता था। लेकिन इस बातों को नोबल्स ने, मुल्ला मौलवियों ने विरोध किया, लेकिन उसने उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया, उसको कोई उसने जो है प्रेफरेंस नहीं दिया। इसीलिए वो अपनी सुल्तान की इज्जत को बढ़ाने के लिए उसने 2% कस्टम शुरू किए। जो 2% कस्टम्स मतलब है कि ये जो परंपरा थी, ये पर्शियन थी जिसका नाम था सिजदा और पाइबोस। ये 2% कस्टम इसने शुरू किए। इसका सिजदा जो था उसका मतलब था कि जब भी आप सुल्तान के सामने आए तो आप घुटनों के बैठ करके उसे सलाम करें। तो ये इसलिए था कि यह दिखाना चाहता था कि तुम जो है मुझसे नीचे हो और इसलिए और मैं सुल्तान हूँ। तो सुल्तान की पदवी को, सुल्तान के पद की और इज्जत बढ़ाना चाहता था और लोगों के मन में, अपने नोबल्स के, अपने कर्मचारियों के मन में वो भय भी पैदा करना चाहा, जिससे कि लोग डरे। क्योंकि वो जानता था कि जो नोबल्स हैं ये लोग बार बार इंटरफेयर करते हैं, लोग रिवोल्ट करते हैं, सुल्तान को परेशान करते हैं, इसलिए उसने ये सब शुरू किया था। तो उसने सिजदा शुरू किया और पाइबोस, पाइबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर को चूमना, किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। तो सुल्तान के पैर को जाकर के चूमना है। तो ये सब जो उसने सिस्टम शुरू किया था, इसीलिए शुरू किया था कि जिससे कि लोग उससे डरें,
लोग उसकी इज्जत करें। अब नोबल्स को भी कल्टिवेट करना और शासन की व्यवस्था को भी चलाने के लिए उसने स्पाई सिस्टम, मतलब गुप्तचर संस्था, जो गुप्तचर संस्था थी उसको उसने और स्ट्रांग बनाया। उसने और गुप्तचरों की नियुक्ति की, क्योंकि गुप्तचर जो होते थे उन्हें कहा जाता था कि दे आर आई एंड ईयर ऑफ सुल्तान्स, वे सुल्तान्स के आँख और कान हैं, क्योंकि सुल्तान को वो सारी गतिविधियों की सूचना देते थे। इसने अपने नोबल्स के पीछे भी कई गुप्तचरों को लगा दिया। वो देखना चाहता था कि कौन किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ आ रहा है, जा रहा है, जिससे कि नोबल्स पर कंट्रोल करे। अगर कोई नोबल्स उसके खिलाफ, कोई अमीर उसके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाए, उसे दबा दिया जाए। तो नोबल्स पर कंट्रोल करने के लिए भी उसने स्पाई सिस्टम को स्ट्रांग किया और राज्य में अपने, जैसे जो भी सुल्तान होता था उसको अपने साम्राज्य पे कंट्रोल करना होता था, उसे अपने किंगडम पे कंट्रोल करना होता था। तो इसलिए वो अपने स्पाई सिस्टम को स्ट्रांग किया कि जिससे उसका जो साम्राज्य है, उसका जो राज्य है, उसमें जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर वो नज़र रख सके। ऐसा ना हो कि कहीं से कोई गवर्नर रिवोल्ट कर रहा हो, ऐसा ना हो कि कहीं जो फॉरेन इन्वेडर हैं, जो विदेशी आक्रमणकारी है, वो अटैक कर रहे हो, या कोई दूसरा भारत का ही कोई दूसरा रूलर जो है, इंडियन रूलर कोई जो है उसके साम्राज्य को अनेक्स करना चाह रहा हो या उसे जीतना चाह रहा हो। तो इसके लिए उसने स्पाई सिस्टम को काफ़ी स्ट्रांग बनाया। इसके अलावा उसने कुछ नए फोर्ट भी बनवाए, नए किले भी बनवाए। उसने जो पुराने किले थे उसको मरम्मत भी करवाई, जिससे कि उसका साम्राज्य जो है वो सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से गियासुद्दीन बलबन जो है वो 1246 से लेकर के 1286 तक उसने शासन किया। इसका रूलिंग पीरियड अन्य शासकों की अपेक्षा, जो सुल्तान थे उनकी अपेक्षा इसका थोड़ा बड़ा था, क्योंकि ये स्ट्रांग आदमी था और पावर के बाद पर इसने शासन किया। लोगों के मन में भय पैदा किया, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके खिलाफ विद्रोह करें। तो इसलिए यह अपना शासन बड़ी कुशलतापूर्वक, बहुत एफिशिएंटली इसने चलाया। नोबल्स को इसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा, क्योंकि मेन जो षड्यंत्रकारी थे वो वही थे जो अमीर थे, तो उनको पूरी तरह कंटेन कर दिया था। उन सबों को एकदम अलग थलग कर दिया था, उनको बहुत तवज्जो नहीं देता था, बहुत प्रेफरेंस नहीं देता था, और इसलिए नोबल्स इसके समय में विद्रोह नहीं कर पाए। ही डाइड इन 1286। वह 1286 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के साथ ही स्लेव डायनेस्टी का अंत हो गया। तो स्लेव डायनेस्टी जो है 1206 से लेकर के वह 1286 तक था। इसके बाद एक नई डायनेस्टी का उदय होता है, राइज ऑफ ए न्यू डायनेस्टी, जिसे कि खिलजी डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब आज जो है यहीं तक। दैट्स ऑल, थैंक्स।